So good morning to all of you, and very good morning. It's a very pretty good morning. My throat is 100% fine now. Thank you so much everyone for asking. और okay, बढ़िया और बस सब मज़े में. Everything is fine. Start कीजिए, बिल्कुल start कर रहे हैं सर. Not to worry. So okay, I'm all fine. I guess all of not visible. जिनको not visible, please refresh your feed. एक बार बेटा 4 क्यों होगा, 5 होगा ना. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. आज तो फ्राइडे है, आज तो 5वां दिन हफ्ते का. स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, तो आज तो डुअल रूल बेटा स्टार्ट करेंगे. और डिटेल लिखवाया करूँ, ठीक है, मैं और डिटेल लिख दूंगा बोर्ड पे, डोंट वरी. अच्छा, माइंड मैप भी चाहिए और स्नोफॉल. ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन. नाउ कल हमने कहानी शुरू की थी बंगाल की. क्विक रिवीजन एंड देन विल स्टार्ट. हमारी बंगाल की कहानी शुरू होती है. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी. हमने देखा कि 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब. 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब एक इंपॉर्टेंट ईयर रहता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है. इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो मुगल रूलर होता है, जो दिल्ली में बैठा होता है, वो हो जाता है कमजोर. मुगल रूलर के कमजोर होने की वजह से उसका फायदा नोबिलिटी उठाती है. मिडिवल हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री का एक बड़ा ईजी थंब रूल आपको मैं बता दूं. दो चीज़ें. मिडिवल हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मिडिवल हिस्ट्री इज द स्टोरी फ्रॉम तराई टू प्लासी वाया पानीपत. मिडिवल हिस्ट्री की जो कहानी है वो तराई से शुरू होगी, प्लासी और पानीपत से होते हुए प्लासी पे आके खत्म हो जाएगी. और मिडिवल हिस्ट्री की अगर आप पूरी मिडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से लेकर औरंगजेब तक का या आखिर तक का भी आप देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो पूरा पीरियड है सिर्फ एक बैलेंस, एक पावर स्ट्रगल रहा बिटवीन द रूलर एंड द नोबल. कभी रूलर स्ट्रांग हो गया, कभी नोबिलिटी स्ट्रांग हो गई. और नोबिलिटी से एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पिछले 5000 सालों में, इन लास्ट 5000 ईयर्स, और लेट्स से महाजनपद पीरियड से भी अगर आप लोग, तो पिछले 3000 साल की इस देश की हिस्ट्री में कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है, 3000 साल से सिर्फ एक ही चीज़ है जो कांस्टेंट है, वो है ब्यूरोक्रेसी, वो है नोबिलिटी. नोबिलिटी मतलब हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे कि कभी अमत्यास के नाम से जाने गए, कभी महामत्यास के नाम से जाने गए, कभी प्रतिहारास के नाम से जाने गए, महाप्रतिहारा थे, कभी वो अष्टप्रधान कहलाए, कभी वो नवरत्न कहलाए, कभी वो जागीरदार कहलाए, कभी वो मनसबदार कहलाए, इक्तादारी भी थी, जमींदार भी थे. उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज आती है, और आज जो आप लोग बनना चाहते हैं दैट इज IAS. तो याद रखिएगा, सिर्फ आप ही लोग हैं, आप ही लोग जो बनने वाले हैं, आप ही लोग वो हैं जो पिछले 3000 सालों से इस देश में कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हैं. बाकी सब बदलता रहा. राजा बदल गए, नोबिलिटी नहीं बदली. अंग्रेज आए, उनको भी जरूरत पड़ी इस नोबिलिटी की, उनको भी जरूरत पड़ी इस एरिस्टोक्रेसी की. और वो ओके, वॉइस इज लो टू एवरीवन. ओके, voice is low to everyone. Of nobility. Farooq Siyar, the royal farman to EIC. हाँ, I know बेटा. नहीं, इग्नोर क्या है, सब अपने हैं. योर फैमिली. फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज अ फैमिली. कल मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने जो मैंने गिवन टारगेट दिया था, शेड्यूल दिया था, मैं उससे आगे चल रहा हूं. ठीक है, यही आप अगर ईयर लॉन्ग बैच में आते तो मैं आपको इतने आराम से पढ़ाता कि हिस्ट्री तुम्हारी रगों में दौड़ रही होती, खुल जाती. सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. ट्रेड इन बंगाल फॉर ₹3000 एनुअल. ₹3000 एनुअली. ठीक है ना. इसके बदले अंग्रेजों को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद बंगाल में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती हैं. और मुर्शीद कुली खान, मुगल उसमें ही मिलिट्री कमांडर जनरल था, वो क्या करता है, वो अपने आप को सेपरेट करता है. मुगल से कहता है कि हम आपको टैक्स का एक हिस्सा भिजवाते रहेंगे, लेकिन अब हम यहाँ बंगाल पे खुद रूल करेंगे. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद, और वहाँ से वो रूल करना शुरू करता है. लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसके बाद 10 सेकंड, इसके बाद अलीवर्दी खान बिहार से आता है, बंगाल के ऊपर रूल करता है, और एंड अपने आप को स्टैब्लिश करता है. ना, मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान बोथ वर वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स. मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान बोथ वर वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स. वो अंग्रेजों को ट्रेडिंग से ज़्यादा कुछ नहीं करने देते. सिचुएशन बदलती है 1756 में, जब मुर्शीद कुली अलीवर्दी खान की डेथ के बाद हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनता है. सिराजुद्दौला की प्रॉब्लम्स में से एक ये थी कि वो इमेच्योर था, उसको डिसीजन लेने नहीं आता था, और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था. इस चीज़ का फायदा हर उस व्यक्ति ने उठाया, हर उस इंसान ने उठाया जो नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला नवाब बने. हमने कर्नाटक वॉर्स के दौरान पढ़ा था कि 1756 में द 7 ईयर्स वॉर स्टार्टेड, और जैसे यूरोप में 7 ईयर्स वॉर स्टार्ट होता है, फोर्ट विलियम में फोर्टिफिकेशन की शुरुआत हो जाती है. फोर्टिफिकेशन का मतलब था कि जो वहाँ पे किलेबंदी है वो शुरू हो जाती है. अब इस किलेबंदी की वजह से जब ये खबर कहाँ मिलती है, सिराजुद्दौला को जब ये खबर मिलती है, तो सिराजुद्दौला मूव टुवर्ड्स फोर्ट विलियम्स. सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम की तरफ जाता है, कलकत्ता की तरफ जाता है, और वहाँ पर टसल होता है, अंग्रेज मारे जाते हैं. कुछ का कहना है सारे अंग्रेज मर गए, कुछ का कहना है कुछ कम अंग्रेज मरे. व्हाटएवर वाज द स्टोरी, दैट इंसिडेंस इज नोन एज ब्लैक होल. That incident is known as ब्लैक होल ट्रेजेडी. दैट इंसिडेंस, अब जो अगले आधे पौने घंटे में आपको पता चलेगा, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा. लेकिन अगर उन दो चीज़ों को आप कर लोगे, बना लोगे, उसको इवॉल्व, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, बनाना आपको है. आप उसे जितना अच्छा बना लोगे, ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगले आधे से पौने घंटे के अंदर मैं आपको करीब 150 साल की हिस्ट्री को 2 पेज पर लिखना सिखा दूंगा, विल यू बी हैप्पी? ट्रस्ट मी. हाँ, 150 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री सिर्फ 2 पेज पे, और प्रीलिम्स का आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. नहीं, जिया सर की कोई बुक नहीं है, जिया सर यही है जो है. Okay. Now, as I've told you that from this point onwards, we will read history till 1857 with reference to governors, governor generals, and the acts, जो acts पास हुए. ठीक है. Now,
What I'm giving you is you won't find in any book. Now assume excuse me, assume कि ब्रिटिश एम्पायर, हमको पता है वो अपने पीक पे था, ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में आया, अज्यूम करते हैं वो खूबसूरत सी इमारत है, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि जो ये है, जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर है, वो खूबसूरत सी इमारत है, खूबसूरत सी बिल्डिंग है। अब उसके रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है, एक खूबसूरत इमारत, उसका फाउंडेशन, थोड़ा सा आज कलरफुल बना देता हूं, रॉबर्ट क्लाइव ने उसका फाउंडेशन रखा। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, उस इमारत का फाउंडेशन रखा, ठीक है। उसके बाद इस फाउंडेशन को स्ट्रेंथ दी दो लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। इस फाउंडेशन को किसने किया? हाउ डिड यू गेट दैट वर्ड? हाउ डिड यू गेट वर्ड? कौन सी इमारत जिसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर? कौन सी इमारत जिसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर? I just want to know that. हाँ, एज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है। इस इमारत हमने क्या, ओके, कमिंग बैक, इस इमारत को की नींव किसने रखी? इस इमारत को जो है, इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव रखी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। उस नींव को मजबूती किसने दी? स्ट्रेंथ किसने दी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने और कॉर्नवालिस ने। देन इस पे बिल्डिंग बनाई दो लोगों ने, विलियम बेंटिक ने, वेलेस्ले ने और विलियम बेंटिक ने। अब बिल्डिंग बन गई, इसका इंटीरियर डिजाइन किसने बनाया? खूबसूरती इंटीरियर डिजाइनिंग किया डलहौजी ने। फाइन, अब इसमें करना क्या है? देख लो, स्पैमर्स भी देख लो, जहां से स्पैमिंग कर रहे हैं ना वो भी नहीं सिखाएंगे, ले जाओ गिफ्ट फ्रॉम अस। इसमें करना क्या है? अब ये मैंने आपको दिया, अब देखो ये कितना वैल्यूएबल है कि सारी कहानी तुम्हारी इसी पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड था, लेट्स से इट वाज फ्रॉम 1765 टू 67, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1785। चेक करें, ये ईयर्स वैसे भी इतने यूपीएससी ईयर पूछता नहीं तो मुझे बेटा तो याद रहते भी नहीं। 1786 टू 93, वेलेस्ले 1799 से लेके 1798 से लेके 99 से लेके 1799 से लेके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1803। विलियम बेंटिक, हाँ, विलियम बेंटिक वाज फ्रॉम 1828 टू 35, लॉर्ड डलहौजी वाज फ्रॉम 1848 टू 1856, ठीक है। ये हम लिख देंगे। नाउ व्हाट हैपेंस हियर? अब आपको क्या लिखना है? जैसे अब ये आप बना लेना, अब सुनो ध्यान से, ये बना लेना चार्ट बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम करेंगे कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव की जो भी हमारे अचीवमेंट्स होंगे, पहला अचीवमेंट क्या होगा या पहला इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इन लोगों ने, अरे अभी आ रहा हूं यार, हाँ बेटा, बीच के ईयर में सो रहा है, मैं जानता हूँ बीच के ईयर में सो रहे हैं, उसमें सारे गवर्नर जनरल नहीं लिखे, लेकिन ये मेजर थे। हाँ मुझे पता है बेटा, ये सारे नहीं है, इनके बीच में जो है मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये मेजर थे। फाइन, ये क्योंकि मैंने लिखी नहीं बेटा, कंटिन्यूटी मैंने लिखी नहीं, ये मेजर लोग थे सारे। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो सारे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट थोड़ी होंगे। आप बोलोगे ठीक है, नेहरू इंपॉर्टेंट थे, शास्त्री जी का पीरियड छोटा था, फिर इंदिरा गांधी का पीरियड बड़ा था, उसके बाद जो है आप देखोगे कि राजीव गांधी का पीरियड था, बीच में भी तो बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बने ना, उसके बाद नरसिम्हा राव थे, फिर वाजपेयी थे, फिर मनमोहन सिंह थे, लेकिन इस बीच में भी तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो वो है, मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा ये एग्जैक्ट सीक्वेंस में, मुझे खुद पता है जब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिंपल सी चीज है। फाइन, अभी सब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारी चीजें बताऊंगा। पहले इसको समझ लो, क्योंकि जब इसको दिमाग में रख के चीजें पढ़ोगे ना, और जब हम डलहौजी पढ़ लेंगे यहाँ पर डलहौजी पढ़ लेंगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा इसको रिकंस्ट्रक्ट करना। मैं आपको एक स्केलेटन, आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। फाइन, क्लाइव के नीचे लिखा बेटा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इधर सुनो, करना क्या है ध्यान से एवरीवन, जो भी गवर्नर, जो भी जैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव की मेजर चीजें 2-3-4 यहाँ लिख देना, थोड़ा सा इसको एक्सपैंडेड बना लेना और खूबसूरत बना लेना, जितना कलर यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस, आई एम जस्ट गिविंग यू, दिस इज योर। फिर दिस इज नॉट माइन। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो चीजें इंपॉर्टेंट की वो यहाँ लिख लेना, कॉर्नवालिस ने जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखी वो यहाँ लिख लेना, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, सब बताऊंगा, डोंट वरी।
फिर क्या होगा, जब आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करने जाओगे तो यहाँ पर आप जितनी कहानियां लिख दोगे, वेलेस्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विलियम बेंटिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डलहौजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप ये सारी चीजें यहाँ लिख दोगे, ट्रस्ट मी, कहाँ से 1765 से लेकर 1856 तक की हिस्ट्री आपकी एक पेज पे आ जाएगी। बेटा बहुत डिफरेंस है, मैं अभी सब बताऊंगा, गवर्नर, गवर्नर जनरल, सारा डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं, जो लिखा है वो बगैर समझाए छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। लेकिन अब इसको रखना, ये तुम्हारा ही है, इसको रखना, अपने पास रखना, और जब हम डलहौजी कंप्लीट कर लें तब इसको दोबारा बनाना डिटेलिंग के साथ। अभी तो कुछ नहीं, रॉबर्ट क्लाइव के नीचे जो भी लिखा है फिर से पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। ये चार्ट बना लिया सबने, पहली चीज बना लिया ये सबने, तो मैं आगे बढ़ूं। ईयर वगैरह फिर से बना लेना, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक चार्ट दे दिया है कि आपको करना कैसे है, क्या करना है, ठीक है। अरे भैया सब कर दूंगा, डोंट वरी, अभी आज एक और मिलेगा चार्ट। अलग कुछ आए हो तो कुछ सीखो। ओके, हम क्या बात कर रहे थे, अब हम जस्ट गिव मी अ मोमेंट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट हम पढ़ेंगे गवर्नर्स और गवर्नर जनरल के रेफरेंस में। हमारी शुरुआत होगी रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव इज, अब सब चीजें बताऊंगा, अब यहां से देखो, अभी तो मैंने बेटा आपको सिर्फ एक आउटलाइन दी है ये कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। आप इसको, और इंपॉर्टेंट चीज देखो, नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है पता है यूपीएससी की तैयारी में? नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो ऐसी कोई चीज चाहिए होती है, ऐसी चीजें चाहिए होती है जो आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा दे। अब तुम ये पढ़ने जाओगे तो तुम्हें कम से कम 100 पेज पढ़ने होंगे, ज्यादा ही पढ़ने होंगे, दूसरी किताबों में तो बहुत पढ़ने होंगे। एक पेज में सारा समराइज हो जाएगा, सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। नाउ रॉबर्ट क्लाइव, टॉक अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव को हम क्या लिखेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को हम लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव को हम लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फाइन, पहली चीज। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव जो है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब हम रॉबर्ट क्लाइव के कैरेक्टर को समझेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। रॉबर्ट क्लाइव इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि इसने ना सिर्फ फोर्ट डेविड को बचाया, उधर फोर्ट डेविड, फोर्ट सेंट जॉर्ज साउथ की तरफ, इसने फोर्ट विलियम्स को भी बचाया। तो इसीलिए जब हमने वहां लिखा था पिछले वाले चार्ट में कि रॉबर्ट क्लाइव ने नींव रखी, क्योंकि इसने नींव दो जगह रखी। इसने एक नींव रखी कहाँ? मद्रास में कंसोलिडेशन किया, और दूसरा इसने बंगाल में कंसोलिडेशन किया, दो जगह। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को मैं कहता हूं इज द हीरो। अगर अंग्रेजों की तरफ से देखें, ब्रिटिश की तरफ से देखें, तो ही वाज द हीरो, जिसने इंडिया में क्या किया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो रखा। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक वाज गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स। और जब डुअल रूल शुरू हुआ, दैट इज फ्रॉम 1765 एज 1765 टू 67 गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल। क्योंकि अब यहां पोजीशन चेंज हो गई, अब यहां पे डुअल रूल आ गया था। डुअल रूल का मतलब ये था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा? एक्सक्यूज मी। रूल का मतलब है, इसको ऐसे समझ लो, नॉमिनल रूल नवाब ऑफ बंगाल, जो कि एक इंडियन होगा, लेकिन रियल रूल जो होगा वो किसके हाथ में होगा? गवर्नर ऑफ बंगाल के हाथ में, विच इज फ्रॉम EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसको अभी इतना ही समझो। फाइन, जनरल और नॉमिनल लिखा है बेटा, जनरल और नॉर्मल मतलब नॉमिनल पे आती है। रॉबर्ट क्लाइव जब 1765 में वापस बंगाल का गवर्नर बनता है, 1765 में जब वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बनता है, तो देयर वाज रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन था, वो तो होना था, वो लाजमी था। दस्तक का मिसयूज हो रहा था, कंपनी के ऑफिसर्स रेवेन्यू नहीं देख रहे थे, कंपनी के ऑफिसर्स कंपनी का काम छोड़ के खुद ट्रेडिंग में लगे हुए थे। एंड फ्रॉम हियर यू विल सी द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये इस दौर की है। फॉर एग्जाम्पल यू नो, yes, okay, now what happened here? Fine, now his job, अब उसे पता था कि अगर मुझे रूल करना है, मुझे यहां से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हाँ बेटा थोड़ा और जोर से बोल देता हूं, अगर हमें मुझे जो है, मतलब एज इन रॉबर्ट क्लाइव की कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो सबसे पहले वो क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है सोसाइटी ऑफ ट्रेड। सबसे पहले वो क्या एस्टैब्लिश करता है? सोसाइटी ऑफ ट्रेड।
सोसाइटी ऑफ ट्रेड वो ये बनाता है, वो कहता है कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको ट्रेड करना है तो आपको एक इस सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा। ऑफिशियल से वो कहता है, और ऑफिशियल्स को आपको वो देना पड़ेगा। उसको पता था कि क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था नवाब बंगाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो था दस्तक का। सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था नवाब ऑफ बंगाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो किस चीज़ का था? वो दस्तक का था। दस्तक का मिसयूज को रोकने के लिए बोलता अब दस्तक नहीं, सोसाइटी ऑफ ट्रेड होगी, जो भी इसका मेंबर होगा सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड कर पाएगा, ताकि वो करें। उसके अलावा ही स्टार्टेड कोवर्टेड सिविल सर्विसेज। इनका काम ये था, क्योंकि अब बंगाल को रेवेन्यू कलेक्ट करना था ना, दीवानी मिल गई थी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिल गया था, दीवानी मिल गई थी, तो अब क्या करना था? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बेटा इन पॉइंटर्स में डिटेल आप ऐड करोगे जब आप किताब पढ़ोगे। किताब भी तो पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ोगे, मुझे किसी किताब से कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी आप किताब, इन पॉइंटर्स का एडिशन आपने करना है, यह आपका काम है। बेटा दिल्ली की हवा इतनी खराब है ना, यहां सांस लेने का मतलब होता है कि यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। तो गले को कितना भी ठीक कर लो, ठीक ही नहीं होता। ओके, एंड सॉरी फॉर दैट थ्रोट इशू। वो क्या करें, दिल्ली शहर से मोहब्बत इतनी है। ओके, सो ओके, अब होता क्या है? यस, इट वॉज फॉर मर्चेंट्स, इट वॉज फॉर मर्चेंट्स। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। यस, ओके, सो कोवर्टेड सिविल सर्विसेज, इसका काम ये था कि अब इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था, क्योंकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास आ गया। ईआईसी को ये लगा, रॉबर्ट क्लाइव को ये लगा कि अगर हमने यहाँ पर ठीक से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यही तो अब हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है, अब अगर हम ठीक से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, अब अगर हम तुम लोग यार रुक जाओ, थोड़ी देर कमेंट मत कर जान, ताकि अब यहां पर उसने ये किया, और जो इस सिविल सर्विसेज का वो उसने प्रोहिबिट किया कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो बगैर परमिशन के ट्रेड नहीं करेंगे। उसने क्या करा कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो बगैर परमिशन के ट्रेड नहीं करेंगे, जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो बगैर परमिशन के ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग दैट ही असर्टेड दैट, कि ये नहीं होगा कि कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो बगैर परमिशन के ट्रेड करें, ये उसने अलाउ नहीं किया। रॉबर्ट क्लाइव का पीरियड बहुत कम था इस पोजीशन पे, सिर्फ 2 साल। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड वापस जाता है तो उसके ऊपर लगते हैं करप्शन चार्जेस। इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर लगते हैं करप्शन चार्जेस, और जिसकी वजह से उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं। एंड में रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड। यस, दैट्स ट्रू। रॉबर्ट क्लाइव ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड। रॉबर्ट क्लाइव की कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है अगले बंदे की, हुज नेम इज वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहां कहानी को बहुत एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा। असल कहानी एक्चुअली यहां से शुरू होगी। वॉरेन हेस्टिंग्स, या वॉरेन हेस्टिंग्स, रेवेन्यू क्या है? ठीक है, बढ़िया, बता दो भैया रेवेन्यू क्या है। एक्सक्यूज मी। वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया 1772 में, तब पोजीशन बहुत डिफरेंट थी। हुआ क्या, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और एक इंपॉर्टेंट चार्ट भी मिलने वाला है। वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 में एज गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आता है, इस पोजीशन पे आता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर सिचुएशन ये हो चुकी थी कि कंपनी के हालात बिल्कुल खराब थे। कंपनी के हालात इसलिए खराब थे बिकॉज ऑफ बॉम्बे। कंपनी के हालात क्यों खराब थे? कंपनी के हालात खराब थे बिकॉज ऑफ बॉम्बे। रीजन क्या हुआ? अगर आप 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज देखें, 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। अगर आप
मद्रास का अचीवमेंट देखें, अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी का अचीवमेंट देखें तो वो था उन्होंने साउथ के ऊपर डोमिनेशन स्टैब्लिश किया था। अगर आप कैलकाटा प्रेसिडेंसी का वो देखें, कैलकाटा प्रेसिडेंसी का अचीवमेंट, तो दैट वाज द रियल जेम, दैट वाज बंगाल, फाइन, दैट वाज बंगाल। नाउ बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या कर रही थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस वक्त कुछ नहीं कर रही थी, तो उसको लगा हमें भी कुछ करना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, दे हैड अ टसल विथ मराठास। वो अब जैसे बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में कैलकाटा प्रेसिडेंसी पढ़ी और अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, और साउथ की इंटरनल पॉलिटिक्स में मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग पढ़ते हैं, मद्रास के लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पढ़ते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। मराठास में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पेशवा को लेके, विल रीड अबाउट दैट लेटर। अभी ये समझ लो मराठास में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ये लगा यार इसमें अगर हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम भी कैलकाटा और मद्रास की तरह कुछ कर पाएंगे। उनके इस एम्बिशन की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली देवर इन वॉर, देवर इन टसल विद मराठास, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था इतना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट। ये कहना बहुत आसान होता है कि हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे, हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे, हम किसी कंट्री पर जंग कर देंगे, लेकिन उस जंग की एक कीमत होती है। उस जंग की जो कीमत होती है वो पैसे भी हैं, और जंग की हर निकली हुई गोली किसी औरत को ही लगती है, याद रखिएगा। जंग की कीमत थी। तो अंग्रेज वॉर लड़ रहे थे, कंटिन्यूसली वॉर लड़ रहे थे मराठास के साथ, और उनके खजाने खाली हो रहे थे, इससे करप्शन हो रहा था, खजाने खाली हो रहे थे, पैसा बचा नहीं था। आलम ये हो गया कि अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ी पैसे की, तो वो लोन के लिए जाते हैं कहां? लोन के लिए वो जाते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड से वो डिमांड करते हैं फॉर 10 मिलियन पाउंड्स की। वो कहते हैं हमें 10 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए, बिकॉज इट वाज अ कंपनी, तो वो वहां से लोन। इतना बड़ा लोन देने की परमिशन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं थी। अब ध्यान से सुनना, इतना बड़ा लोन देने की परमिशन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं थी, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड तब कंट्रोल में आता था पार्लियामेंट की, इंग्लिश ब्रिटिश पार्लियामेंट की। बैंक ऑफ इंग्लैंड तब किसके कंट्रोल में था? बैंक ऑफ इंग्लैंड तब कंट्रोल में था ब्रिटिश पार्लियामेंट के। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जो है ये डॉक्यूमेंट आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांग रही है, उनके लिए इससे अच्छी खुशखबरी थी ही नहीं, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लुकिंग एवेन्यूज टू एंटर इनटू इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी बहुत सालों से, क्योंकि वो देख रही थी कि कंपनी के ऑफिसर्स कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से देख रहे थे कि कंपनी के ऑफिसर्स जो है वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और वो बहुत जमानों से मौका ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं से भी इंडिया में ऑफिशियली एंट्री मिल जाए। और वो एंट्री तब मिलती है जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास लोन लेने के लिए जाती है, और लोन की अर्जी लेके बैंक ऑफ इंग्लैंड पार्लियामेंट की परमिशन लेने जाता है। पार्लियामेंट कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम आपको लोन तो देंगे और हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले ठीक है सर, हम मानने को तैयार हैं। और उनकी जो शर्तें आई उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, the first act of the British Parliament, for India. बेटा मराठास वर वाइप्ड आउट एज पावर, लेकिन छोटी पावर तो अभी, मतलब उतनी बड़ी पावर नहीं थी कि वो पूरे इंडिया पर रूल करते। स्मॉल कंटेक्स्ट में वो अब भी महाराष्ट्र और इस तरफ सिग्निफिकेंट थे। समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Anyone, any question, any doubt? Now ask. फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। Now look here. अज्यूम करते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्राफ है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्राफ है। 1757 से जिसकी कहानी शुरू होती है, 1757 से जिनकी कहानी शुरू होती है और 1947 पे आके खत्म हो जाती है। 1757 पे जिनकी कहानी शुरू होती है और 1947 पे आके खत्म हो जाती है। अरे बेटा नोट्स बनाना ही तो बता रहा हूं, अब सब देख लो। अब इसके बाद पहले अब ये कहानी देखो, फिर आगे की बात करेंगे। पहला एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का आया, पहला एक्ट आया, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
उसके बाद अगला एक्ट आया, भाई साहब देख लो, लिख दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थोड़ा सा इसको मैं कम कर रहा हूं इसकी विड्थ ताकि वो लिखा इजीली जा सके। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। फिर आया चार्टर एक्ट 1853। ये अपने पीक पे थे। दिस इज योर 1857 रिवोल्ट। यहां पर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां पर क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर आता है एक्ट ऑफ 1861। फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। फिर आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1892 1893 देख लेना। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1893 1892 32। एक बार इसे चेक कर लेना है प्लीज, देख के बता दो। फिर आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फाइनली आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन 1892। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। 1892, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब सब बता रहा हूं, सबर करो, सबर करो, सबर करो। ये ब्रिटिश इंडिया की ये ब्रिटिश इंडिया की कहानी है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है। यही उनकी सारी जिंदगी है। 200 साल की हिस्ट्री तुम्हारी एक पेज पे लिखी है। अब इसे तुम पॉलिटी में यूज करो, तुम इसे हिस्ट्री में यूज करो, कहीं यूज करो, आई डोंट केयर, बट इसे यूज करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम इन एक्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इन एक्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, और ये यहाँ पर आप जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के मेजर पॉइंट्स लिख लिए, पिट्स इंडिया एक्ट के मेजर पॉइंट्स लिख लिए, सबके मेजर पॉइंट्स आप यहाँ लिखोगे तो आपका एंड तक सब प्रिपेयर हो जाएगा। ये पूरी हिस्ट्री है डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया की। कहा था 150 साल की हिस्ट्री एक पेज में दे दूंगा, ये लो 200 साल की ले लो। पहले बना लो आराम से, फिर इसमें और बात करेंगे, ठीक है? पहले बना लो, सब बना लो इसको इजीली, बगैर मिस्टेक के, बगैर गलती किए बना लो। वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर जो रिफॉर्म हुए, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग्स (1772 to 85). Warren Hastings 1772 to 85. Now understand this. Major reforms. Warren Hastings सबसे पहले आके क्या करते हैं? सबसे आके वो करता है abolition of डुअल रूल। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? अबॉलिशन ऑफ डुअल रूल। डुअल रूल जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के दौर में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले 1772 में आने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं? उस डुअल रूल को अबॉलिश करते हैं, क्योंकि डुअल रूल का पोजीशन क्या थी कि कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे। डुअल रूल की पोजीशन ये थी कि कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे, कंपनी के पास राइट्स थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के, कंपनी के पास राइट्स थे उन चीज़ों को, डुअल सिस्टम को। और यहां पर जो राजा था, जो अलाउंस दिया जा रहा था, उसको भी वो कम कर देता। दो चीजें करता है, डुअल रूल खत्म करता है आने के बाद, और जो वो अलाउंस दे रहे थे मुगल रूलर को इन लिeu ऑफ, पहले मुगल रूलर ने कहा था कि आपको इस दीवानी के बदले
जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में मुगल रूलर ने ये कहा था कि भैया हम तुम्हें दीवानी दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा हम आपको 32 लाख रुपए सालाना पेशगी देंगे। उन्होंने क्या कहा? वी विल गिव यू 32 लाख रुपीज पर एनम एज द रेवेन्यू, एज द शेयर इन रेवेन्यू, क्योंकि आप हमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे रहे हैं। इसमें क्या किया इसने? दैट 32 लाख वॉज रेडी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं था तब, तो कंपनी ने क्या किया, जो वो मुगल को वो पेशगी दे रहे थे 32 लाख रुपए साल की, उस पेशगी को इन्होंने कर दिया 16 लाख रुपए साल। दैट वॉज रिड्यूस टू 16 लाख रुपीज पर एनम। ओके फाइन। देन ही established बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कैलकाटा, क्योंकि रेवेन्यू की जरूरत थी। He established board of revenue at Calcutta. He established board of revenue at Calcutta. अब ये board of revenue क्या था? फाइन, board of revenue का काम ये था, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ इन 1772। Calcutta became capital. कैलकाटा बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी। जितना भी ब्रिटिश इंडिया का जो इंडिया में उनका ऑक्यूपेशन था, उन सारे ऑक्यूपेशंस की जो कैपिटल है वो बनी कैलकाटा। उन सारे ऑक्यूपेशन की जो कैपिटल बनी वो क्या बनी? कैलकाटा। तो 1772 से लेके जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगी 1912 तब तक कैलकाटा विल बी कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा अब हमारी कैपिटल क्या है? कैलकाटा है। और रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है? टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो तोशा खाना है, जो ट्रेजरी है, जहां पे शाही खजाना होता है, वो होता था मुर्शिदाबाद में। ट्रेजरी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। ट्रेजरी मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। ट्रेजरी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अबॉलिश मतलब खत्म कर देना बेटा। ट्रेजरी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। तो जो शाही खजाना जो मुर्शिदाबाद में रहता था कैलकाटा पहुंचता है, और कैलकाटा बिकेम द कैपिटल। नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए गए, और सबसे पहला जमींदार की जुडिशियल पावर को अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश्ड जुडिशियल पावर्स ऑफ जमींदार। उस दौर में जो बंगाल में जमींदार थे उनके पास थी जुडिशियल पावर्स, उन सारी जुडिशियल पावर्स को क्या कर दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया। उनकी जुडिशियल पावर्स को क्या किया? उनकी जुडिशियल पावर्स को वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म कर दिया। ठीक है नाउ, और इसके अलावा established 2 types of courts. He established 2 types of, सर बेटा सब पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ाऊंगा, मराठा भी पढ़ाऊंगा, मैसूर भी पढ़ाऊंगा, पंजाब भी पढ़ाऊंगा, अफगान भी पढ़ाऊंगा। सब्र तो रख लो भाई। कसम से तुम लोगों की अपनी अलग ग्रुप वाली चैट चल रही होती है। वो जुडिशियल पावर, हाँ आई गॉट योर पॉइंट अनायत। वो जुडिशियल पावर्स जो मुगलों के दौर में थी, कि छोटे मोटे जो पेटी मैटर्स थे, गांव अपनी जमींदारी में जो छोटे मोटे मैटर्स थे, लड़ाई झगड़े के, जमीन जायदाद के, वो जमींदार सुलझा सकता था। वो एक जमींदारी की पावर जो है वो मुगल दौर से उनको मिली हुई थी। डुअल रूल से मतलब अब कंप्लीट डुअल रूल अबॉलिश होने से ये होगा कि अभी आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। डुअल रूल के अबॉलिश करने का मतलब अब ये था कि अब सारा रूल जो है वो किसके हाथ में है? सारा रूल अब अंग्रेजों के हाथ में है। फाइन ठीक है। यहां पर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स जो है वो स्टैब्लिश हुई, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट जिसे दीवानी और फौजदारी अदालत कहते हैं, दीवानी और फौजदारी अदालत जो है वो स्टैब्लिश हुई। एक सिविल के लिए, एक क्रिमिनल के लिए, दो चीज़ें, एक सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए। और इनकी जो एपिलेट कोर्ट थी, मतलब एक जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, एक जिला लेवल पे अदालत है। अगर आपको जिला लेवल की अदालत से जो है डिसीजन नहीं मिल रहा है, आप उससे खुश नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। कहाँ आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? इन हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक उसका बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म, जो जुडिशियल सिस्टम हमारा आज एग्जिस्ट करता है, उसका बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म, बहुत ही अर्ली फॉर्म जो है इस दौर में आया, जहां पर
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब क्योंकि अब बेटा रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना था, तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने को सिस्टमाइज किया, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने को सिस्टमाइज किया, उसको सिस्टमैटिक बनाया फॉर दिस, फाइन, ओके। उस सारी चीज़ों को क्या किया, उन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक बनाया, एंड इन 1774 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर at 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पर, फोर्ट विलियम्स कैलकटा में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पर, फोर्ट विलियम कैलकटा में। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जुडिशियल रिफॉर्म्स। उसके अलावा ओके, इसके अलावा अब देखो, अगर मैं कहीं, आप कहीं नई जगह जाते हो, आपको सबसे पहले ज़रूरत है, आप कोई भी नई कंट्री में जाओगे, आप कोई भी नई कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, घूमने जाओगे, आईएएस बन जाओगे तो घूमने जाना, फॉरेन घूमने जाना। जब आप उस फॉरेन कंट्री में घूमने जाओगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? आपको जाना है, मान लो आज से 6 महीने बाद, मान लो प्रीलिम्स के बाद आपका प्लान बनता है, आईएएस बनने के बाद आप सबसे पहले कहीं घूमने जा रहे हो, आप फ्रांस जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो, सब दुबई जा रहे हैं। आप अगर दुबई जाओगे तो आप सबसे पहले वहाँ क्या पता करोगे? लेट मी नो दिस। ये रे भाई, आगे आगे दौड़ रही है जनता एलिजाइम पे। बताओ, सबसे पहले उस कंट्री में, आप एक नए मुल्क में जा रहे हो, सबसे पहले पासपोर्ट वीजा तो जाहिर सी बात है, बगैर उसके नहीं जा पाओगे। आप इंफॉर्मेशन के नाम पे सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग, चेंज द करेंसी, होटल, स्काई डाइविंग, फूड, रेसिडेंस, वेदर, स्टे, फूड, नाइस प्लेसेस। अरे भैया क्या पता करोगे? यस, ये निकला आदित्य, ये निकला एक ब्यूरोक्रेट यहाँ से। वेरी गुड, नो द रूल्स, नो द रूल्स, वेरी गुड, 5 स्टार फ्रॉम माई एंड to you boy, well done. After a very long time someone has given this answer, and yes, bureaucrat का दिमाग है ये, very good. Rules. जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, हमें एक समाज को समझना है। अब ध्यान से सुनना, कहानी बता रहा हूँ, सब जगह काम आएगी। कहानी नहीं बता रहा हूँ, फिलॉसफी बता रहा हूँ। ये रख दिया मैंने पेन, और अब सुनो ध्यान से। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, हम एक नए स्पॉट पे जाते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है समझने की वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ के रूल्स को, ताकि हम अपने स्टे को एंजॉय कर सकें, वहाँ के कानून ना तोड़ें। बेसिक पर्पस क्या है कि हम वहाँ के कानून ना तोड़ें, हम वहाँ के रूल्स को पहचानते रहें, उनके कानून ना तोड़ें। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि, और मुझे अगर किसी देश को मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम पे किसी मॉडर्न डे में, या आज के टाइम पे किसी के को समझना है, तो मैं पूछूंगा भैया वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडिया को समझना है तो मैं कोई मुझसे बोलेगा इंडिया को कैसे समझे, मॉडर्न डे इंडिया को कैसे समझे, तो मैं कहूँगा भैया एक काम करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे सही गलत चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड। Constitution is the characteristic of the modern world. You can't expect and a constitution at this stage. अंग्रेजों को या वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि वी आर हियर टू स्टे। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम तक ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी दैट वी आर हियर टू स्टे। हम यहाँ रुकने वाले हैं, हम यहाँ शासन करने वाले हैं, हम यहाँ रूल करने वाले हैं। लेकिन रूल करने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना पड़ेगा जहां पर उसे रूल करना है, और जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है टू अंडरस्टैंड द लॉ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ इन सोसाइटी? समाज में कानून का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी? Maintain order, rules, stability, set limit. Yes, मुझे very good. Harmony, decorum, proper functioning of the society, order maintain करना है, maintain discipline. Yes, the purpose of the society and what is the purpose of law? Not to tell what is right. Law का काम है ये बताना कि क्या गलत है। लॉ हमें ये बताता है कि क्या गलत है। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको क्या करना है, लॉ में लिखा है आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, लॉ में क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या नहीं करना है। तो ये लॉ, और हमारे किसी भी कंट्री के लॉ का जो ओरिजिन होता है, किसी भी कंट्री के लॉ का जो ओरिजिन होता है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सारे लॉ वहीं से निकल के आते हैं।
सारे लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स में होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ कंट्री बाय लार्ज, व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. Understand the constitution of the country. Now, when we understand and at that time, let's say 1784, there was no constitution at all. यहाँ पर तो कोई constitution नहीं है, यहाँ पर कोई संविधान नहीं है. Remember, now important words coming. Remember, whenever, wherever there is no written constitution, religion is the constitution. Whenever or wherever there is no written constitution like that we have in the modern forms, religion is the constitution. At this point of time, religion was the constitution. समझ में आया? Now, at this stage, Britain do have a written constitution, but it does not have a codified constitution. Generally, when we say written or unwritten constitution, का फर्क बेटा codification का है. जैसे Indian constitution जो है वो codified है. Like when I say Article 19 subclause Article 19 clause 1 subclause A, तो उसका कुछ मतलब है. Article 368 उसका कुछ मतलब है. Written का मतलब codification से है. Now, this is what I'm asking. That is where we are coming. No, Britain does not have a written constitution. Does not mean कि उनका कोई constitution नहीं है. उनका constitution written नहीं, उनका बहुत heavy constitution है. उनके constitution में बहुत सारे, लेकिन वो एक जगह compiled नहीं है, एक किताब की तरह नहीं है, एक written format में नहीं, जैसा हमारा है, codified नहीं है. Once more explain the last words. Sure, बेटा, I will. मतलब देखो, या तो संविधान का नियम चलेगा, या तो कानून बनाना पड़ेगा. और जब कानून नहीं बनता है, तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और जब से धर्म का एग्जिस्टेंस हुआ है, हमको धर्म का एग्जिस्टेंस दिखता है कहाँ से? वैदिक पीरियड से. वैदिक पीरियड में कानून क्या था? जो वेदों में लिखा था, जो उपनिषद में लिखा था, वो कानून था. फिर जब एम्पायर आया, महाजनपद आया, तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनने लगे. अशोका के पीरियड में आप देखोगे कि अशोका के जो शिलालेख थे, उस पर कानून लिखा जाता था हर समय पे. मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स ने शरीयत को लागू किया. मतलब अभी भी सोर्स ऑफ कानून, सोर्स ऑफ लॉ कहाँ है? रिलीजन में है. अभी भी जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कहां पर है? रिलीजन में है, इस टाइम तक. अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहां आए, अब जब व्हाट शुड बी डन? बेटा, दे अंडरस्टैंड यूके. आपने ये पढ़ा जरूर होगा कि यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इसका मतलब यह है कि यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके नाम की किताब नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी चीज़ें, उनके कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट है, उनका प्रिवी काउंसिल का इंटरप्रिटेशन है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते जाते हैं, उसमें एड ऑन होते जाता है. पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स हैं, प्रिवी काउंसिल है, स्टैंडिंग काउंसिल, प्रिवी काउंसिल है, ये सारी चीज़ें जो है, सुप्रीम काउंसिल है, इन सारी चीज़ों, इनके जो इंटरप्रिटेशन हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं, वो उनके लिखा हुआ है, लेकिन कंपाइल्ड नहीं है, कॉडिफाइड नहीं है, जैसा हमारे यहाँ है. ओके, सो आई गेस ये यूके वाला कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा. हाँ, एग्जैक्टली, वहाँ ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. फाइन, वहाँ सुप्रीम काउंसिल, जो प्रीवी काउंसिल है, जो उनकी लॉ इंटरप्रिटेशन की बॉडी है, वो चीज़ें जो है, उनको उनके ऑर्डर्स हैं, उनके इंटरप्रिटेशन से उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशन माना हुआ है. दैट इज व्हाट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. उनका अनरिटन, जैसे मैं अगर कहूँ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आई विल गिव यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो उसका कुछ मतलब है. व्हेन आई से आर्टिकल 21, उसका कुछ मतलब है. व्हेन आई से आर्टिकल 21 ए, उसका कुछ मतलब है. मतलब एक जगह लिखा हुआ है, कंपाइल्ड है, कोडिफाइड है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक, तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स को जब ये समझ में आया कि भैया हमें तो यहाँ रुकना है, हमें यहाँ शासन करना है, हमें यहाँ रूल करना है, हमें यहाँ एक्सपेंशन करना है, तो हमें यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा. और लोगों को समझने के लिए हमें ज़रूरत होगी यहाँ के कानून को समझने की. लोगों को समझने के लिए हमें ज़रूरत होगी यहाँ के कानून को समझने की. फाइन बेटा, मैं तो कम डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी तो मैंने पढ़ाया ही कहाँ कुछ है. बड़े बेसब्र हो यार, कसम से. सुन लो कभी क्लास में, जिसने ध्यान से, यूपीएससी की क्लास ये नहीं है बेटा, समझो इस चीज़ को. जितना डिस्कशन करके अपनी थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करोगे, उतना इजी हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस में जवाब लिखना. थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करो, इससे ये रटने मत बैठ जाओ, इससे कुछ समझो, इससे कुछ अब्जॉर्व करो, इसका अर्थ निकालो और अपने अंदर उसको जज्ब करो. ठीक है. यहां पर इस चीज को करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश होती है 1774 में, 1784 में, सॉरी, 1784 में. ठीक है. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल स्टैब्लिश होती है 1784 में, उनको ये काम दिया जाता है कि आप दो किताबों का ट्रांसलेशन करेंगे। पहली किताब का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, एंड दैट वाज, अब क्योंकि दो मेजर रिलीजन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम, दो मेजर रिलीजन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम। तो मनुस्मृति का ट्रांसलेशन हुआ, और अंग्रेजी में जो मनुस्मृति का ट्रांसलेशन हुआ, दैट वाज ट्रांसलेटेड एज कोड ऑफ जेंटू लॉज। जुडिकेचर मतलब बेटा उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया, फोर्ट विलियम कैलकाटा में। कोड ऑफ जेंटू लॉज वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। द कोड ऑफ जेंटू लॉज वाज ट्रांसलेटेड इन ऑर्डर टू गेट अ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू लॉज। मुस्लिम लॉज के लिए उन्होंने एक दूसरी किताब को रेफरेंस लिया, उन्होंने कुरान और इन चीजों को नहीं लिया, उन्होंने किताब ली, एंड दैट वाज फतवा आलमगीरी। उन्होंने किस किताब का ट्रांसलेशन किया, एशियाटिक सोसाइटी ने किस किताब का ट्रांसलेशन किया, फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी किसने लिखी थी, जल्दी बताओ, फतवा आलमगीरी किसने लिखी थी? लॉ पीछे नहीं बन रहा है बेटा, सुप्रीम कोर्ट से आगे कैसे बन गए? नहीं समझा, नहीं बेटा, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। आपका सवाल मैं मतलब आधा समझाऊं, एक बार थोड़ा सा एलैबोरेट करो। समझ में भी फरमान निकलते थे, जो रॉयल ऑर्डर्स निकलते थे, उनका कंपाइलेशन था, इसको ऐसे समझ लो। औरंगजेब का दूसरा नाम, औरंगजेब का पूरा नाम दरअसल औरंगजेब आलमगीर था। तो आलमगीर जो है वो दैट वाज, तो यहाँ पर इन्होंने हिंदू लॉ को समझने के लिए मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया, और मुस्लिम लॉ को समझने के लिए फतवा आलमगीरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसके अलावा दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, और इसी दौर में, इनके दौर में, इन्होंने नहीं, इसी दौर में भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया चार्ल्स विल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद होता है, फतवा इज अ रॉयल ऑर्डर, फतवा इज बेसिकली रिलीजियस डिक्री। भगवत गीता का वो लिखा है, वो किया, ट्रांसलेशन किसने किया, इन्होंने। अच्छा, अब यहां पर एक्चुअली बहुत सारे लिटरेरी वर्क भी हुए। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ क्विकली, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। फतवा का मतलब उसका कोई अलग से नाम नहीं था, वो ऐसे ही रहा, चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया। अब बेटा उनसे पूछना पड़ेगा कि उसी को क्यों ट्रांसलेट किया, जल्दी बताओ। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? English. Yes. The first newspaper of India, or the first Indian newspaper, English of course, was Bengal Gazette. By James Augustus James Augustus Hickey, 1780, जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780। इस बार क्या हो रहा है, किताबें आ रही हैं, अखबार आ रहे हैं। यही वो दौर था जब बनारस संस्कृत कॉलेज और कैलकाटा मदरसा जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए। यही वो टाइम थे जब कैलकाटा मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जो है उस जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए। आज के टाइम पे कैलकाटा मदरसा इज द आलिया यूनिवर्सिटी। जो बंगाल से होंगे वो जानते होंगे। सर आपने पढ़ी है गीता? हाँ बेटा मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, मैंने यही कहूँगा पूरी पढ़ी है, घर पर रखी है, समय मिल जाता है तो थोड़ी बहुत पढ़ भी लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ, यहां तक की कहानी समझ में आई कि अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब वो काम करने, पहले वो लोगों में भरोसा दिला रहे हैं कि ठीक है हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, हम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो ग्रेजुअली जो है वो दैट इज समथिंग कि अब वो दिखा रहे हैं कि
हम यहाँ पर रहने आए हैं, हम यहाँ पर रूल करने आए हैं, एंड दैट इज वेयर ओफो, अबे यार 1950s का सवाल 1750 को। ट्रांसलेट कोई नेम नहीं था, वो ऐसे ही रही, बंगाल गजेट। हाँ ठीक है, कैलकाटा मदरसा। तो बेटा कम्युनिकेट अब वही तो कर रहे थे, ये ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ों को इसीलिए तो सीख रहे थे। ये देखो हर एक नया निकल के आया। अभी मैंने किसी वॉर का नाम नहीं लिया है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं वॉर बताऊंगा भी नहीं यहाँ पे। मराठा के वॉर मराठा में बताऊंगा, जितने वॉर होंगे वो वहां बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। डोंट। कौन सी हेडिंग डालूं? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ही चल रहा है बेटा, अभी तो कुछ नई हेडिंग लिखी भी नहीं है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स चल रहा है। क्या हो यार तुम लोग, मैच्योरिटी दिखाओ यार, थोड़ा सा दिखाओ तो मुझे कि हाँ सर हम 6 महीने 5 महीने में 4 महीने में एग्जाम देने वाले, थोड़ा तो वो सब्सटेंस दिखाओ अपने अंदर। कम ऑन। ओके, गुड मॉर्निंग सर। ओके, अब वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में, मैं थोड़ी सी क्लास आज एक्सटेंड करूंगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए। पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पहला क्या आया? 2 इंपॉर्टेंट एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। एक मिनट, yes, so now we'll be talking about the regulating act 1773, ठीक है। बेटा फतवा आलमगीरी के ट्रांसलेट किसी उस ऐसी किताब में नहीं हुई, ठीक है। सो अब क्या हुआ, हम वापस उस कहानी पे आते हैं कि कंपनी के अंदर करप्शन था, एंड उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे। कंपनी जो है वो बॉम्बे की तरफ वॉर में लगी हुई थी, मराठास की तरफ, मराठास की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कंपनी 1769 में जो है हार भी जाती है। सो देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स, बट अब एक किसी ने स्टार्टिंग में सवाल किया था कि अब ये जब लॉ आया, जब ये एक्ट पास हुआ, तो किसी ने कहा सर ये रेगुलेटिंग क्यों कहा गया? ये रेगुलेटिंग क्यों कहा गया? कि रेगुलेटिंग इसलिए कहा गया, इस यहां पर इस एक्ट ने परमिटेड कंपनी, और EIC लिख देता हूं तो इजी रहेगा लिखने में भी, और टू रिटेन टेरिटोरियल पोजीशंस, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी टेरिटोरियल पोजीशंस हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी टेरिटोरियल पोजीशंस हैं इंडिया के अंदर, वो उसे रिटेन कर लेगी। लेकिन ये एक्ट, दिस एक्ट विल रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, बट एक्ट विल रेगुलेट द फंक्शनिंग of company. Act will regulate the functioning of company. इसीलिए इसका नाम कहलाया द रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम क्या कहलाया? द रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ये क्या कर रही थी? रेगुलेट कर रही थी कंपनीज की फंक्शनिंग को, और कंपनी की एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर। अब कैलकाटा को, क्योंकि कैलकाटा ने सबसे ज्यादा काम किया था, ये कैलकाटा का सबसे, क्योंकि रेवेन्यू उसके पास ज्यादा था ना, बंगाल बिहार उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, उनके रेवेन्यू ज्यादा थे, तो यहां से पोजीशन चेंज हुई। पहले क्या था? देयर वाज अ गवर्नर ऑफ कैलकाटा, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे।
बेटा दो मेजर एक्ट्स हैं, मेजर एक्ट, माइनर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट और एक्ट में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमेंडमेंट और एक्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर अब 3 गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ कैलकाटा, गवर्नर ऑफ मद्रास, लेकिन अब क्योंकि बॉम्बे बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस ले रहा था, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस और अजीब गरीब से डिसीजंस ले रहा था, तो क्या किया गया कि अब कहा गया कि कैलकाटा की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है, कैलकाटा की पोजीशन ऊपर है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेगा, तो हम कैलकाटा से डील करेंगे, इसलिए कैलकाटा कैपिटल भी बन गया था, ट्रेजरी भी उनके पास थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल will be called as गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं उनसे सीनियर है। बेटा हैंडराइटिंग नहीं समझ, किसको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है? अरे भाई साहब हैंडराइटिंग की तो अब ओके ठीक है, हाँ यार ठीक ठाक लिख लेता हूं मैं, ऐसा थोड़ी है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल is Governor General of Bengal, and by the virtue of this act, Warren Hastings became the first Governor General of Bengal। और इस एक्ट की वजह से गवर्नर जनरल of Bengal will be called as Governor General of Bengal। Governor of Bengal will be called as Governor General of Bengal, and provincial governors of Bombay and Madras, provincial governor of Bombay and Madras, provincial governors of Bombay and Madras were now under, provincial governors of Bombay and Madras were under the control of ये GGB जो लिखा हुआ है, दिस इज गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है, दिस GGB इज गवर्नर जनरल ऑफ, आई एम सॉरी बंगाल, अरे यार दिस GGB इज गवर्नर जनरल, GG बंगाल लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, इन फॉरेन पॉलिसी। मतलब किसी भी इंडियन, नेटिव इंडियन स्टेट के साथ अगर बॉम्बे और मद्रास को डील करना है, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नर, मतलब जो बॉम्बे का गवर्नर है और मद्रास का जो गवर्नर है, जो उन दोनों का गवर्नर है, उसको क्या करना है, वो दोनों को परमिशन, किसी भी तरीके का कुछ करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। गवर्नर जनरल, डेफिनेटली गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर थी, फाइन, उसके पास ज्यादा पावर थी, फाइन। उसके अलावा प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, ये ट्रेड लिखा है, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड की, अब जो कंपनी में काम करेगा वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। ये नियम आज भी वैलिड है। आप सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी के करने के बाद एक्सक्यूज मी, आप सरकारी नौकरी करने के बाद किसी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। देखो वहां का नियम है, आज भी लागू है। आप सरकारी नौकरी करने के बाद किसी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। इस चीज को लीगलाइज, इस चीज को स्टैट्यूट फॉर्म मिला कहां? यहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और आज भी ये वैलिड है। आज भी आप सरकारी कर्मचारी बन जाओगे, तब आप सरकारी अधिकारी बन जाओगे, तो तब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। दैट्स अ रिस्ट्रिक्शन ओवर यू, फाइन। नॉट अलाउड टू टेक प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स, ब्राइब तो वैसे भी अलाउ नहीं था। नॉट अलाउड टू टेक प्रेजेंट्स फ्रॉम नेटिव,
आज भी है। गवर्नमेंट की एक नो गिफ्ट टेकिंग पॉलिसी होती है कि आप कोई भी ऐसा गिफ्ट किसी से नहीं ले सकते। फाइन। आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते ये, और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने काम के लिए किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट नहीं ले सकता। किसी पर्सनल रिलेशन के अलावा किसी तरीके का गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि बेटा इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इससे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू निकल के आता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्यूज मी, आप यस एग्जैक्टली, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं ये उसका रूट है। आप समझ में अब लिंक कर पा रहे हो, अब लिंक कर पा रहे हो हिस्ट्री को प्रेजेंट से। 10 अच्छा सॉरी, नॉट 10 मिलियन पाउंड्स, इट वाज 1 मिलियन पाउंड्स, आई एम सॉरी, वो 10 लाख था, 10 लाख पाउंड था, नॉट 10 मिलियंस। लोन अमाउंट मैं यहां लिख देता हूं, 10 भी नहीं था एग्जैक्टली, इट वाज लोन अमाउंट वाज 1 मिलियन। मैं वो 10 लाख कंफ्यूज कर गया, 1 मिलियन पाउंड्स। दिमाग में कितनी चीजें याद रहती, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो हिस्ट्री में जो हो रहा था और जो प्रेजेंट में? नाउ कैन यू एस्टैब्लिश दैट लिंक? Now can you establish that link? Can you establish that link now? Can you establish that link now? अब मुझे एक बात बताओ, नेटिव मतलब इंडियंस, नेटिव मतलब इंडियंस। अब मुझे एक चीज बताओ, सब मिलके पहले कमेंट, नेटिव मतलब इंडियंस बेटा, नेटिव रूलर्स मतलब लोकल रूलर्स, इंडियन रूलर्स, इनसे। डे 1 जब हमने हिस्ट्री शुरू की थी और आज 5th डे, 5 दिन में लगभग 10 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद, लगभग 10 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद, हैव यू चेंज योर परसेप्शन अबाउट हिस्ट्री? किसी को, कौन कौन है अब जिसको हिस्ट्री अभी भी मुश्किल लग रही है? कोई है ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं सर अभी भी बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई? आप लोगों ने वो मूवी देखी है तारे ज़मीं पर? हैव यू वॉच्ड दैट मूवी तारे ज़मीं पर? जॉन एलिया भी सुन रहे हो? मेरा नाम जॉन एलिया है साहब, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट सुना रहा हूँ। आपने तारे ज़मीं पे देखी होगी, उस बच्चे को एक परेशानी होती है, उस बच्चे को परेशानी होती है अबाउट डिस्लेक्सिया, जिसमें उसे लिखने की, पढ़ने की दिक्कत होती है। वो कोई मेंटल इलनेस नहीं था, वो एक स्लो लर्निंग में वो बच्चा फंसा होता है। और व्हाट दे नीड इज़ द रियल गाइडेंस, व्हाट दे नीड इज़ द रियल गाइडेंस। इफ़ आई टेल यू दैट व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। मुझे लिखने की, पढ़ने की दिक्कत होती थी जब मैं छोटा था। फाइन, शायरी एंड में, पहले सुन लो। मुझे लिखने की और पढ़ने की दिक्कत थी जब मैं छोटा था। मैंने उस ह्यूमिलिएशन कहे, हिकारत कहे, मैंने उस हिकारत को फील किया है जब आप अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं और आपको फील करना पड़ता है। आई हैव सीन दैट, आई नो व्हाट इट टेक्स व्हेन पीपल जज यू ऑन योर जस्ट स्किल्स, ऑन योर स्किल्स ऑफ यू नो लेट इट बी, ऑन योर स्किल्स। और बड़ा मुश्किल था। लोग बच्चे जो है वो यू नो हाँ सच में, आई हैड दैट इशू। मुझे चीज़ें देर में समझ में आती थी। एंड आई स्टार्ट, मतलब माई हीरो इज़ माई मदर। उन्होंने बहुत मेहनत की उस बच्चे पे जो शायद दुनिया की नज़र में कम अकल था, दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ था, दुनिया की नज़र में पढ़ना नहीं चाहता था, दुनिया की नज़र में वो पढ़ाई से दिल चुराता था, एंड ऑल। बट माई मदर हैज़ रियली वर्क हार्ड ऑन मी। और मेरी माँ का ना बड़ा बचपन में ख्वाब था। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो ख्वाब बहुत बड़ा था। जब मैं छोटा था उनके लिए वो ख्वाब इम्पॉसिबल सा था। एंड देन शी मेट पीपल और उन्होंने काम किया। मैं इतना पढ़ने में कमज़ोर था कि मेरे फादर ने मुझे, माई फादर ही इज़ अ साइंटिस्ट, प्रोफेसर हो गए खैर अब तो। मेरी मदर जो है शी इज़ MA LLM, तो मतलब मैं बहुत पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। और उस फैमिली का एक बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो उसके ऊपर आप प्रेशर समझ सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, एंड जो MP से आते हैं जो लोग, तो MP स्टेट बोर्ड में, अब मुझे पता नहीं कि यू नो कि
मतलब पहले तो इतना इंटरनेट नहीं था तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि एमपी में 8th क्लास में स्टेट बोर्ड में बोर्ड होता है। मेरे फादर ने मुझे 8th क्लास में स्टेट बोर्ड में डाला कि तुम सीबीएसई के लायक नहीं हो।